नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 सितंबर 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 21 सितंबर 2020 तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लोन रिस्ट्रक्चरिंग या फिर वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि OTR। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने केवी कामत कमेटी के बारे में बात की थी, याद होगा आपको। ऑफ कोर्स केवी कामत कमेटी के रिकमेंडेशंस को हमने एनालाइज किया था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब मैं आपको एक बेसिक प्रश्न पूछता हूँ। आई एम श्योर आप इसका आंसर बैठे बैठे दे पाएंगे। अगर हम एक तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स को रखें और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स को रखें, तो दोनों के काम करने के तरीके में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको किस बैंक्स में देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर, इज़न्ट इट? यहाँ पर नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रोफेशनलिज्म होता ही नहीं है, लेकिन कंपेयर्ड टू प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करने का स्ट्रक्चर और कल्चर जो है वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं कहूँ कि NPAs कहाँ पर कम होंगे, तो ये भी यहाँ पर टिक मार्क होगा। प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स की लोन देने की प्रोसीजर जो है वो थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल आपको ज़्यादा कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पर हैं। तो ये 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जिनको अगर हम पूछें तब पता चल जाता है कि ये बैंक्स जो हैं इनका काम करने का तरीका थोड़ा स्मार्टर है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब सभी बैंक्स के लिए या फिर जो मनी लेंडर्स हैं, यहाँ पर देखिए 60% ऑफ लेंडर्स अकाउंटिंग फॉर 75% ऑफ वैल्यू। यानी कि अगर 100 रुपये की टोटल लोन दी गई हैं और 100 बैंक्स हैं, लेट्स से 100 बैंक्स, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो 60% जितनी बैंक्स जो हैं उन्होंने 75 रुपीज़ जितनी लोन्स दी हैं। ओके, तो ये जो ग्रुप एक है, ये ग्रुप चाहता है कि ये वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये तो चाहते हैं क्योंकि इनकी लोन्स, इनके जो पैसे फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वो वापस रिकवर कर सके। लेकिन जो स्मार्टर बैंक्स हैं, स्मार्टर बैंक्स यानी कि प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स, इन्होंने एक ख़ास तरीके से लोन दी थी। इन्होंने जब लोन्स दी थी कुछ अपने बोरोवर्स को, तब कुछ ख़ास कंडीशंस रखी थी, कुछ एक्सक्लूसिव डील्स की थी उनके साथ। तो ऐसी सिचुएशन में वो चाहेंगे कि वो कोई गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया या फिर जो पैनल के द्वारा दिया गया फॉर्मूला फॉलो ना करे, वो खुद अपना जो एक कस्टमाइज्ड पाथ है वो फॉलो करना चाहेंगे। वो कोई एक OTR को फॉलो करना नहीं चाहेंगे। लेकिन दूसरी बैंक्स जो हैं वो चाहेगी कि हर कोई OTR को फॉलो करे, ताकि लेट्स से कि 100 रुपये रिकवर होते हैं तो ये 100 रुपये जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, हर किसी को पैसे मिले। तो इस प्रकार से एक तरफ आप देख सकते हैं 60% ऑफ लेंडर्स हैं जिनकी वैल्यू जो है, लोन की वैल्यू जो उन्होंने दी है वो 75% है। तो एक मेजॉरिटी वाला ग्रुप है और कुछ ऐसे टॉप परफॉर्मर्स हैं जो चाहेंगे कि खुद अपने तरीके से वो काम करना चाहेंगे। The ICA will have to be signed within 30 days of the invocation of the plan according to RBI's 7th September notification। अब RBI का जो 7th सितंबर का नोटिफिकेशन है उसमें 30 दिनों का वक्त दिया है कि जब भी आप ये आप इन्वोक करें एक प्लान को, तब आपको 30 डेज़ के अंदर ICA को साइन कर देना है। तो नेगोशिएशंस चलेंगे और कुछ बैंक्स का कहना ये है, यहाँ पर जो बैंक्स हैं, दिस वन राइट, ये जो मेजॉरिटी लेंडर्स हैं उनका कहना ये है कि मान लीजिए किसी XYZ नाम की कंपनी है, उनसे अगर बैंक्स को 100 रुपये लेने हैं टोटल, राइट, 100 रुपये लेने हैं, तो इस 100 रुपये में से लेट्स से 60 रुपीज़ जो हैं वो दिए हैं बाकी की बैंक्स ने, समझने के लिए। और जो स्मार्ट बैंक्स हैं, SB यहाँ पर लिख देता हूँ, तो स्मार्ट बैंक्स ने इनको दिए हैं लेट्स से 15 रुपये। तो अगर ये सारी बैंक्स वन टाइम ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो OTR हैं उसको फॉलो करें और यहाँ पर ये खुद अपनी तरीके से बैंक्स ये
बोरोवर से पैसे निकाल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 15 रुपये अगर रिसीव कर लेंगे तो फिर ये OTR के प्लान को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और उनको जो टोटल 60 रुपीज़ लेने हैं उसमें से हो सकता है कि उनके पैसों से, उन्होंने जो पैसे इनको दिए थे तो वही पैसे ये 15 रुपये उसमें से इनको दे देंगे, तो इनका काम तो हो जाएगा, फिर इनके पैसे फंस जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको हमें ऑफ कोर्स समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ सारी बैंक्स मिलकर काम कर रही हैं, दूसरी तरफ दूसरी जो बैंक्स हैं वो अलग तरीके से पैसे निकालने की कोशिश, तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इफ़ ए बैंक साइंस दी ICA, अगर ये जो स्मार्ट बैंक्स हैं ये ICA साइन कर लेती हैं तो फिर उनके जो स्पेशल और एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो फिर चले जाएंगे। A related question that crops up is, can a bank which stays outside or out of the ICA initiate recovery proceedings when a borrower defaults? एक प्रश्न ये भी है जिसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, जो मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई कि अगर आप ICA को ज्वाइन नहीं करते हैं, ICA के बाहर रहते हैं, तो क्या फिर आप प्रोसीडिंग कर पाएंगे, रिकवरी की प्रोसीडिंग कर पाएंगे? अगर करेंगे तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन दिया, ये 60 रुपीज़ और 15 रुपीज़ वाला एग्जांपल, तो ये इश्यू होगा, तो दूसरी बैंक से इसका विरोध करेगी। तो इसके ऊपर और ज़्यादा एज यू कैन सी और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री बॉडीज़ ने ये बताया है कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको पैसे इंजेक्ट या फिर जो लोन गारंटी की बात बताई, तो बहुत सारा ऐसा पैसा है जो अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो जो भी आपके पास पैसे हैं तो क्या इनका इस्तेमाल बड़ी कंपनीज़ को लोन देने में किया जा सकता है? ऐसी एक रिक्वेस्ट इंडस्ट्री बॉडीज़ ने की है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं MSMEs के बारे में। मिनिस्ट्री, ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री हैं, इस मिनिस्ट्री ने अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी बताया है कि जल्द से जल्द आप MSMEs को जो आपको पैसे प्रोवाइड करने हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोवाइड कर दीजिए। इससे पहले आपने पता है कि हमने बात की थी कि कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, यूनियन मिनिस्ट्रीज़ के जो पैसे पेंडिंग थे, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और फॉलोअप लिया, और बहुत सारा पैसा जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है ताकि MSMEs जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। इसी प्रकार से अब स्टेट्स को भी ये जो MSME मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेट्स को भी रोप इन किया। स्टेट की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं तो उनको भी इंसिस्ट किया कि आप जल्द से जल्द उनको मोटिवेट किया, फिर उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर किया, और देखा गया कि भाई आप भी जल्द से जल्द जो हैं वो MSMEs को पैसे पे कर दीजिए। जो पैसे आपको पे करने हैं वो डिले मत कीजिए, अभी पे कर दीजिए, ताकि उनके पास पैसे आएंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। व्हाट वी से दैट कीपिंग योर हेड आउट ऑफ वाटर, कि ऐसी कोविड-19 के बाद, लॉकडाउन के बाद की जो सिचुएशन है, टफ सिचुएशन, तो उस टफ सिचुएशन में वो अपना जो सिर है या फिर मुंह जो है उसको पानी के बाहर, यानी कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे टॉप 500 कॉरपोरेट ग्रुप्स को MSME ने पत्र लिखा है, और MSME मिनिस्ट्री ने पत्र लिखा है और कहा है कि आप जल्द से जल्द अपने ड्यूज़ को क्लियर कर दीजिए। फिर एक बहुत ही अच्छी खबर है, एक गुड ट्राई है भारत की, कि अब भारत जो हैं वे सारी कंपनीज जो भारत में नहीं है, जैसे कि निंटेंडो गेमिंग कंपनी है, आपने सुना होगा इसका नाम, हिताची मेटल्स, फिर ताइशो फार्मा है, फिर वन फार्मा है, मिजुनो है, फिर दूसरी कार कंपनीज है जैसे कि माजडा, आपने शायद माजडा का नाम सुना होगा, फिर एक सुबरू है, सुबरू रैली कार्स बनाती हैं, सुबारू या फिर सुबरू ऐसा कुछ कहते हैं, बट इट्स अ वेरी कूल कार इफ़ यू लाइक रैली रेसिंग, राइट। तो मित्सुबिशी इवो, और उसके मित्सुबिशी इज़ ऑफ कोर्स जापानीज कंपनी, और सुबरू जो हैं वो भी जापान की कंपनी है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका बेस भारत में नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये भारत में नहीं बेचते हैं। तो अब भारत सरकार इन सारी कंपनीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग्स कर रही हैं। हम चाहते हैं कि ये कंपनीज अपना प्रोडक्शन अगर शिफ्ट कर रही हैं चाइना के बाहर, अगर वो जा रहे हैं तो भारत के बारे में वो सोचे, भारत में अपना प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करें। जापान की सरकार ने इंसेंटिव्स रखा है
कि जापान की वे सारी कंपनी जो चाइना को छोड़कर अगर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट करती हैं, तो जापान की सरकार इन कंपनियों की मदद करेगी। मैं याद दिलाना चाहूँगा, या फिर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि जापान और चाइना एक दूसरे के बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स है, बहुत सारा बिजनेस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एक दूसरे के बीच में, लेकिन पॉलिटिकली और रीजनल जियोपॉलिटिक्स जो हैं उनको भी अगर आप देखें तो जापान और चाइना जो हैं वो बिजनेस भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन रिलेशनशिप जो है उसमें काफ़ी सारी क्रैक्स हैं, और भारत और जापान के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। तो न्यू दिल्ली जो है, यानी कि हमारा देश जो है वो चाहता है कि ये सारी कंपनीज भारत में आ जाए ऑफ कोर्स, और इसके लिए भारत सरकार ने एक टीम भी बनाई। हम 3 प्रकार की ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। पहली वह कंपनी जिनका प्रेजेंट भारत में नहीं है, यानी कि उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऐसी कोई भी चीज़ भारत में नहीं होती हैं। तो ऐसे फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करना, उनके लिए सारी चीज़ें, उनको चीज़ों के बारे में समझाना और उनके लिए चीज़ों को और ज़्यादा ईजी बना देना, तो इसके ऊपर काम किया जाएगा। फिर दूसरा लिस्ट ऐसा है जिनका वन बिजनेस वर्टिकल है, यानी कि वो यहाँ पर एक कोई चीज़ या फिर यहाँ पर उनका छोटा सा एक प्रोडक्शन है या फिर उनका एक बिजनेस है यहाँ पर, लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं वो दूसरे देशों में वो बनाती हैं, जैसे कि चाइना में, तो इनका एक्सपांशन हो। और थर्ड ऐसी कंपनीज़ हैं जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपांड किया जा सकता है, राइट। तो ये 3 कैटेगरीज को हम टारगेट कर रहे हैं। द फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट्स ऑफ कंपनीज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। द सेकंड लिस्ट इज ऑफ कंपनीज दैट हैव जस्ट वन बिजनेस वर्टिकल इन द कंट्री वाइल अदर वर्टिकल्स आर इन चाइना। और बाकी जो हैं थर्ड वो ये है कि यहाँ पर कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सपांड करना। जापान की सरकार ने 2020 के लिए $221 मिलियन की सब्सिडी की ऑफ़र की है उन सारी कंपनीज को जो 2020 में चाइना को छोड़कर दूसरे भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में या फिर बैक होम फिर से जापान में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करती है। तो जापान जो है वो अपनी सप्लाई चेन को चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहता है, वो इसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और भारत ने बहुत सारी ऐसी जापानीज़ कंपनीज़ का प्रोडक्शन किया है और कर रहे हैं हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो दूसरी कंपनीज़ भी जब मिलती हैं, बातचीत होती है, तब भारत की काफ़ी अच्छी बात है। और भारत के रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं। और एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ लैंड बैंक भी तैयार की है, मीन्स एक सेटअप की जा रही है, सेटअप हो चुका है इनफैक्ट इसका, ताकि अगर आपको यहाँ पर सेटअप करना है तो फिर ज़मीन भी अवेलेबल है, दूसरी फैसिलिटीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया और ज़्यादा चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश यहाँ पर भारत सरकार करेगी। फिर ऑटो मेकर्स बिल्ड इन्वेंटरी। फेस्टिवल सीज़न अब दूर नहीं है, तो मारुति सुजुकी, hyundai, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, ये सारी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो, और ट्रैक्टर बनाने वाली जो महिंद्रा और दूसरी कंपनीज़ हैं, वो आने वाली दिवाली और दूसरे फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी यानी कि अपने स्टॉक को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। कंपनीज़ का कहना यह है कि बस लोकल लॉकडाउन्स ना हो, क्योंकि लोकल लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस जो है, सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं, वरना चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। फ़िलहाल ये श्राद्ध और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये महीना जो है, तो फिर ये ऐसा महीना है जब लोग जो हैं चीज़ें नहीं खरीदते, लेकिन जैसे ही ये दिन ख़त्म होंगे और शुभ मुहूर्त आएंगे, तब चीज़ों की ख़रीदारी या फिर डिमांड जो है वो ऑल ऑफ द सडन हमें देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं स्पेशल लोन्स फॉर डिस्कॉम्स के बारे में। अब डिस्कॉम्स जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, तो इनका ड्यू, इनको पैसे पे करने हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन पावर जनरेटर्स जो हैं, जो पावर जनरेट करते हैं, उनको बहुत सारे पैसे देने हैं, बाकी हैं डिस्कॉम्स के। तो पहले 90,000 की लोन की बात थी, अब इसको इंक्रीज़ करके 1,20,000 करोड़ कर दिया गया है, ताकि ये जो पावर जनरेटर्स हैं उनको जल्द से जल्द पैसे प्रोवाइड किए जाएं। और एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो, एक प्रकार की लोन प्रोवाइड की जाएगी, 10 साल जितना वक्त दिया जाएगा। और अभी अगर बात करें तो 11 सितंबर तक 25,000 करोड़ रुपीस डिस्बर्स किए गए हैं। 68,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो सैंक्शन किए गए थे, इसको ग्रीन सिग्नल मिला था, उसमें से 25,000 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। आर.के. सिंह साहब जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि लेट पेमेंट सरचार्ज जो है उसको भी कम किया गया है, 18 से कम करके उसको 12% कर दिया गया है।
लेकिन उन्होंने ये भी एक स्टर्न मैसेज दिया है। स्टर्न मैसेज ये है कि ये पैकेज जो दिया जा रहा है, अगर ये डिस्कॉम्स जो हैं अपने ऑपरेशंस को, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेगी तो फिर फ्यूचर में उनको फिर ये लोन का फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। और ये 2 ट्रेंचेस में ये पैसे दिए जाएंगे। पहले ट्रेंच में जो पैसे दिए जाएंगे उसका अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है तभी आपको सेकंड ट्रेंच मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको पैसे देती रहें और फिर अपने ऑपरेशंस को ठीक ना करें और हर बार सरकार को आपको बेल आउट करना पड़े। तो ये चीज़ अब नहीं होगी। दिस इज़ द लास्ट टाइम, ऐसा हम कह सकते हैं, वरना फिर डिस्कॉम्स जो हैं वो बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।